जस्ट गिव मी द क्वेश्चंस। अभी कुछ भी नहीं पढ़े हम लोग, सिर्फ क्वेश्चंस लिख रहे थे। गिव मी द क्वेश्चंस। और ऑनलाइन वालों के लिए कुछ बोला था मैंने, फिर से बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, इलस्ट्रेट द इंडिया चाइना बॉर्डर, इलस्ट्रेट द इंडिया चाइना बॉर्डर एंड डिटेल द वेरियस इशूज रिलेटेड टू इट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बॉर्डर्स पे आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज FMR। FMR क्या था? फ्री मूवमेंट रेजीम। एंड देन राइट अबाउट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ लिख रहा है? रफ में फेंक दे, वहीं लिखो जहाँ क्वेश्चन पढ़ाया वहीं लिखो नीचे। नोट्स पे जहाँ पे टॉपिक्स खत्म हो रहा है वहीं लिखो क्वेश्चन, पीछे लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग में अलग से लिखेंगे। अब वहीं लिख, उससे क्या होगा जब नोट्स पढ़ोगे तो याद आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हमको जाके देखना है, ठीक है। नोट्स पे ही वहीं पे लिखा होना चाहिए क्वेश्चन। तो थर्ड लिखेंगे, राइट अबाउट द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड गिव इट्स बेनिफिट, एंड गिव इट्स बेनिफिट। राइट अबाउट द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड गिव इट्स बेनिफिट। ऑनलाइन एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी आ गई है वॉइस, है ना? ओके। दूसरा बात, हाँ ऑनलाइन अभी आते ही मैंने ये बोला कि ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ब्रेक होता है जब पहले क्लास के बीच, तो कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग नीचे जाते हैं, कोई वॉशरूम जा रहा है, तो इधर हड़बड़ाना नहीं है। अभी तक नहीं आया लिंक, लिंक आप ही के लिए है, आप ही के लिए है, उसीलिए वो लिंक जनरेट होगा तो वो आएगा। वंस द क्लास विल स्टार्ट द लिंक विल बी देयर। हो सकता है 5-7 मिनट आगे पीछे, क्योंकि दो तरीके से कभी होता है, मैं ऑफिस से बैठा, कोई आ गया आप में से ही डाउट पूछने आ गया, कोई इंक्वायरी के लिए आ गया, होता है ना, तो उस टाइम क्या होगा, 5 मिनट क्लास थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट क्लास होगा डेफिनेटली। अगर है उस दिन क्लास, टाइम दिया गया है तो क्लास होगा डेफिनेटली, ठीक है। और आज जो मॉर्निंग की क्लास थोड़ी सी डिले हुई है, उसका चक्कर ये था कि कल यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का बेसिक वर्क करा रहे थे। कल हिंदी मीडियम की क्लास बिना बोर्ड के हो गई थी, क्योंकि बोर्ड वहाँ पर कोई इशू क्रिएट किया था, तो इसी कारण कुछ मेंटेनेंस करवा रहे थे रात में, तो बहुत लेट हो गया था, ठीक है। उसके आज क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी। चलो कल से वैसा नहीं होगा। लेकिन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज हम लोग, एक नया टॉपिक, ठीक है। अर्थ की जियोलॉजी, इसको समझेंगे। अब देखो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो अर्थ जो है हमारा, अब जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं मेनली, अर्थ के जो इंटीरियर्स हैं और अर्थ का जो बेस है। तो कहीं ना कहीं इंटीरियर्स हमारे को कुछ नॉलेज देता है। तो ज्योग्राफी में इससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ें समझते हैं, जिसको बोलते हैं जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक समझना बस इसको। तो जियोमॉर्फिक जो टर्म है वो उससे है, या जियोमॉर्फोलॉजी है एक्चुअल में एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसमें होते हैं जियोमॉर्फिक, ये यानी कि किस तरीके से अर्थ का कोई भी स्ट्रक्चर जो है, चाहे माउंटेन है, वैली है, प्लेन है, या कुछ भी चीज़ें, वो कैसे फॉर्मेशन हुई है उसकी, ठीक है। तो अर्थ में कुछ भी चीज़ बनती है उसके लिए दो तरीके के फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। दो तरह का फोर्स होता है, इन्हीं फोर्स से किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स, समझना है थोड़ा सा अच्छे से ना। एक होता है एंडोजेनेटिक, लिखना कुछ नहीं है, बस सुनो, ठीक है। एक होता है एंडोजेनेटिक और एक होता है एक्सोजेनेटिक। इन फोर्सेस को बोलते हैं जियोमॉर्फिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, ये दोनों क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक वो जो अर्थ के विदिन से, अर्थ के नीचे से अर्थ के ऊपर लग रहा है, और एक्सोजेनेटिक जो उसके सरफेस के ऊपर से लग रहा है। जैसे रिवर्स ऊपर फ्लो कर रही है, कट कर रही है और कुछ नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, वो क्या होगा, वो एक्सोजेनेटिक फोर्स से कोई लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। जैसे कि वैलीज, जो वैली है वो क्या हो रहा है, एक्सोजेनेटिक फोर्स से बना है, क्योंकि नदी पहाड़ों को काटी और उससे क्या कर रही है, किसी चीज़ को बना रही है। वैसे कुछ क्या होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर से लग रहे होते हैं और जिसके कारण कुछ नया चीज़ बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा माउंटेन्स एंडोजेनेटिक फोर्स से बना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। एंडोजेनेटिक कौन सा होता है, जो अर्थ के इंटीरियर का फोर्स है, उससे किसी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सोजेनेटिक फोर्स वो है जो अर्थ के बाहर ऑपरेट करे, जो सरफेस में चीज़ें हैं उनके द्वारा कोई फोर्स लगाकर कुछ नए तरीके के लैंडफॉर्म्स को क्रिएट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। जब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो व्हाट एसेंशियली वी टॉक अबाउट इज योर एंडोजेनेटिक थिंग्स, कि एंडोजेनेटिक में अगर अर्थ के इंटीरियर्स में ऐसा कौन कौन सा फोर्स है जिससे बाकी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका रॉक्स एक एंडोजेनेटिक चीज़ों से बनना होता है, ठीक है। अर्थक्वेक कैसे आता है, उसके जानना हो, क्या अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है। तो अर्थ के इंटीरियर के जब एंडोजेनेटिक फोर्स रिलीज कैसे हो रहे हैं जिससे अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो अर्थ के विद इन ऑपरेट हो रहे हैं, सॉरी अर्थ के बीनीथ ऑपरेट हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज एंडोजेनेटिक फोर्स, एंड दोज फोर्सेस विच ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड शेप द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनेटिक। राइट इन द साइड मार्जिन, साइड मार्जिन में लिखो, ये दोनों फोर्सेस के बारे में बस लिख लो। एक्सोजेनेटिक फोर्स आर द फोर्स, साइड मार्जिन में बना के लिखो, इससे पहले बोला है पहले खींचा करो, अब पेन निकल रहा है, पेंसिल निकल रहा है। एक्सोजेनेटिक फोर्स आर द फोर्स, आज घर में ना बैठना एक बार समय निकाल के और क्या करना कि स्केल ले लेना और सारे कॉपी में लास्ट तक खींच के कल से रख लेना, ठीक है ना। आधे घंटे का समय निकालो और खींच लो पूरा लाइन, यही काम करना, आज मार्जिन बना के लाना कल कॉपी में। और क्या, वो तो कॉपी भी नहीं बना है। रफ फेयर क्या होता है, क्लास रफ में क्यों आते हो, कॉपी भूल गए थे। देखो एक्सोजेनेटिक फोर्स आर द फोर्सेस विच ऑपरेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ and shapes the various landforms and shape the various landforms. Example, river forces by the rivers, जिसको बोलते हैं riverine force, forces of wind, Aeolian forces, forces of wind, एक्सेट्रा, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, देखोगे एंडोजेनेटिक फोर्स आर द फोर्सेस विच ऑपरेट्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर्स, फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर्स, फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर्स, ठीक है, जो नीचे से लगता है वो। और एंडोजेनेटिक से फॉर्मेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। कभी ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे वो वहाँ तक नहीं जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, बट उसके बिना ज्योग्राफी कैसे समझोगे। जब ऐसे बोला कि 4 NCERT की बुक बताया, तो अगर 11th में जो आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, अगर वो पढ़ोगे ही नहीं तो इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएंगी। कई लोग क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बुक उठाया और पढ़ लिए और सोच रहे सीख गए ज्योग्राफी, नहीं सीख पाओगे क्योंकि उसके पहले फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो उसका बेस है, उस बेस को समझोगे तो इंडियन ज्योग्राफी अच्छी समझ आएगी। ये दिक्कतें हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो खैर मैं आपको यहाँ से बेसिक कराऊंगा। तो 2 तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है एंडोजेनेटिक एंड एक होता है एक्सोजेनेटिक। तो अभी क्या कैसे करेंगे हम लोग, अभी मैं आपको पहले अब पृथ्वी के नीचे ले जाऊँगा, आई विल टेक यू टू द बॉटम ऑफ अर्थ। पहले लावा में से गर्म करेंगे, फिर उसके बाद आपको ऊपर लेकर आऊँगा सरफेस में कि देखो क्या क्या दिख रहा है, फिर एक दिन ले जाकर पानी में डुबाऊंगा ओशियन पे, फिर एक दिन क्या होगा, एक लेक्चर पानी पे डूबोगे आप, ठीक है ना। फिर पानी में डूबने के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको फॉरेस्ट घुमाने ले जाएंगे। ये है ज्योग्राफी, ठीक है ना। पहले अब अंदर घुसते हैं अर्थ के, फिर बाहर निकलेंगे, फिर सरफेस को देखेंगे, फिर समुद्र में घुसेंगे, उसको देख के आएंगे, फिर ऊपर आके एटमॉस्फेयर देखेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, पहले इंटीरियर, सरफेस, एटमॉस्फेयर, इसको तीनों तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो अर्थ के इंटीरियर से। तो अब अभी हम लोग अर्थ के अंदर की पूरी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और अर्थ के सरफेस में हल्का सा जो रॉक मिलता है इसकी स्टडीज़ करेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे करेंगे, बहुत एडवांस नहीं ले जाऊंगा क्योंकि फिर नहीं तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये अकेला 60 लेक्चर ले लेगा, ठीक है ना। उतना नहीं पढ़ना है हमें, हमको केवल PSC के लिए पढ़ना है, तो उतना नहीं जाएंगे। ओके, अब समझते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मेन टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। में एक ही टॉपिक पढ़ना है, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के जो इंटीरियर पे समझना, जो अर्थ का जो इंटीरियर है वहाँ से जो भी चीज़ें ऑपरेट कर रही है, जो भी फोर्सेस हैं, वो सबका एविडेंस कहाँ मिला, सरफेस के ऊपर मिला। और उस एविडेंस का नाम क्या है, रॉक। तो रॉक क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसका एक एविडेंस है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल स्टडीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि भाई अर्थ जो है हमारा, इसको पूरा हम ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अर्थ के अगर इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ बना हुआ है। अब अर्थ में यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इधर क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर कौन सा सरफेस है या किस तरीके का मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें तब हमें पता चली जब ये पता चला कि नीचे से फोर्स ऑपरेट कर रहा है और ऊपर किसी चीज़ों को शेप कर रहा है। और ऊपर इसका ही एक फैक्टर जो मिल रहा है उसका नाम क्या है,
रॉक। तो जब हम रॉक की स्टडी करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटीरियर्स ऑफ अर्थ का सबसे पहला स्टडी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रॉक्स विच इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ एंड स्पेसिफिकली द रॉक स्ट्रक्चर। तो नोट इट डाउन, देखोगे जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ the interiors of earth and more specifically the rock structure and more specifically the rock structures. now अब बात करते हैं रॉक की, ठीक है ना, मोर स्पेसिफिकली रॉक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारा जो रॉक है वो क्या होता है, कैसे बनता है, व्हाट इज दिस रॉक, फिर वो अर्थ के इंटीरियर से कैसे जुड़ा है वो आपको आगे बताऊंगा। तो रॉक्स क्या होते हैं? व्हाट इज रॉक्स? क्या होता है रॉक? हार्ड सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, हाँ ठीक है। और क्या, कौन है? स्ट्रेटिफाइड मेंटल, सॉलिडिफाइड मोल्टन लावा और सेम, वो तो एक ही रॉक हुआ ना फिर। एनीवन एल्स? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, सबने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने सही बताया, समझते हैं। तो रॉक जो होता है, इस रॉक के पहले ओरिजिन को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो देयर आर सर्टन particles, it could be a dust, it could be a anything, so there are certain particles। तो बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे particles होते हैं। when this particle fuse together, fuse मतलब सपोज करो these are the two particle, जब ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं, when this particle fuse together they lead to the formation of substance। ठीक है, तो ये जो particles हैं ये आपस में आकर मिलेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, इससे क्या बनेगा? सब्सटेंस। व्हेन दिस सब्सटेंस फ्यूज टुगेदर, अब ये जो सब्सटेंस जो है ये आपस में जब क्या होंगे, इनमें फ्यूजन होगा। तो इससे भी बड़ा कंपोनेंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, लेकिन उतना मैं नहीं ले जा रहा हूं। जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो इससे बनेगा समथिंग कॉल्ड एज मिनरल। इससे क्या बनेगा? it gives us the mineral। जब इस मिनरल में आपस में फ्यूजन होगा, when this mineral fuse together, ठीक है, जब ये मिनरल्स का आपस में फ्यूजन होगा तो it will give us something called as rock, it will give us rock। तो एसेंशियली अगर आप देखा जाए तो रॉक क्या होते हैं? दे आर द मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। मैकेनिकल एग्रीगेट क्यों? क्योंकि वो मैकेनाइज्ड फोर्सेस के थ्रू आपस में आए थे और उसके कारण वो जुड़ गए। एंड दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा चीज़ जिसका अपना खुद का एक केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जिसकी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगी, और साथ में वो क्या होगा? मिनरल्स का एग्रीगेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज रॉक। So what is rock? A rock is a mechanical aggregate of mineral having their own specific structure and has the chemical and physical properties। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक रॉक बोलते हैं। नोट इट डाउन। मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ मिनरल इन द मेंटल, मेंटल में नहीं होगा, सरफेस मेंटल कहीं, मेंटल में तो रॉक होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब वो कुछ ने लिखा है वहाँ पे, अभी लिखो। Rocks are the mechanical aggregate of mineral। Rocks are the mechanical aggregate of mineral and has their own, are the mechanical aggregates of minerals and has their own physical and chemical property
and has their own physical and chemical property and has their own physical and chemical property and well defined structure ठीक है, हाँ इसको बना लो और नीचे को सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, पहले इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से और फास्ट ना, एकदम एक एक बिंदु ऐसा नहीं लगाना, जस्ट ड्रॉ इट फास्टली। ठीक है, तो पार्टिकल, सब्सटेंस, मिनरल, रॉक और उसके नीचे को सीक्वेंस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। Done. This is sequence of rock formation. Please be quick. Now, अब जो रॉक्स होते हैं ऑन डिपेंडिंग अपॉन द देयर ओरिजिन, ठीक है, अगर हम रॉक की बात करेंगे तो रॉक मेनली 3 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। तो मैं अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक, मेक द हेडिंग टाइप्स ऑफ रॉक। उसमें लिखोगे डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन एंड देयर फॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन their origin and formation the rocks are of 3 types। रॉक कितने टाइप के होते हैं? they are of 3 types। the number 1 is called as igneous rock, igneous rock, ठीक है। second one is called as sedimentary rock, second is called as sedimentary, SEDI, and the third one is called as metamorphic, metamorphic। तो रॉक कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, igneous, sedimentary and metamorphic, igneous, sedimentary and metamorphic। तो इनका फॉर्मेशन जो होता है इसके हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक, और एक चीज़ होता है जिसको होता है रॉक साइकिल। समझता बस, अभी इसको लिखना मत, समझ लो बस। तो एक होता है रॉक साइकिल, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर सपोज करो देयर इज एन इग्नियस रॉक, देयर इज एन सेडिमेंट्री रॉक एंड देयर इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक कुड बी अ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक फिर इग्नियस बन सकता है, इग्नियस एक मेटामॉर्फिक हो सकता है, ठीक ना, एक मेटामॉर्फिक आगे चलकर सेडिमेंट हो सकता है, एक सेडिमेंट इग्नियस के लिए फॉर्मेशन कर सकता है। तो कोई सा भी रॉक किसी भी रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का वो रॉक हो वो दूसरे टाइप के रॉक्स में फॉर्मेशन कर सकता है। इग्नियस सेडिमेंट्री से बन सकता है, सेडिमेंट्री इग्नियस बन सकता है। तो हर एक तरह का रॉक दूसरे में चेंज हो सकता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि एक तरह का ही रॉक होगा, हाँ, बट डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स, कि किस तरीके से वो बना है और उसका सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है या फीचर क्या है, उस पर हम उस रॉक को क्लासीफाई करते हैं एज अ इग्नियस और सेडिमेंट्री। फॉर एग्जांपल धारवाड़ रॉक, तो धारवाड़ इज अ इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, वो तीनों हैं। पर उसका प्रॉपर्टी कैसा, जब से सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है उसमें प्रॉपर्टी, उसमें सबसे अधिक प्रॉपर्टी दिख रही है इग्नियस की और सेडिमेंटेशन की, मेटामॉर्फिज्म कम होता है तो उसको इग्नियस सेडिमेंट्री बोल देते हैं। पर कोई भी रॉक एट एनी टाइम हैज़ ऑल द 3 प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर आर्कियन। आर्कियन कंप्लीटली इग्नियस होता है, बाकी रॉक्स में क्या हो सकता है, क्योंकि सभी रॉक्स आर्कियन से ही बने हैं आगे, ठीक है ना, लार्जली आर्कियन से ही बाकी रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए वो बाकी जो रॉक्स है वो रॉक में कहीं ना कुछ प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इग्नियस की ज़रूर रहती है, ठीक है। तो कोई भी रॉक एक दूसरे से अलग नहीं है, बट एक चीज़ है कि कोई भी रॉक किसी और रॉक में बन सकता है। अभी देखेंगे उसको कैसे। नाउ वन बाय वन पहले इन तीनों रॉक्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू द इग्नियस रॉक। और फर्स्ट रॉक इज एन इग्नियस रॉक।
इग्नियस रॉक। इग्नियस में इग्नियस से इग्निशन का ये वर्ड कहाँ से है? इग्नियस, इग्निशन, और इग्निशन का मतलब होता है फायर। द रॉक विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फायर, और फायर कहाँ से आया, क्या हुआ, उसको देखते हैं। तो इग्नियस रॉक जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म थ्रू या फॉर्म बाय द मैग्मा और लावा। फॉर्म बाय मैग्मा और लावा, या तो ये लावा से बने होंगे या तो ये मैग्मा से बने होंगे। और लावा और मैग्मा क्या है? मोल्टन सब्सटेंस है। मैग्मा और लावा विच आर द मोल्टन सब्सटेंस, विच आर द मोल्टन सब्सटेंस, लिखोगे इग्नियस रॉक इट इज फॉर्म बाय द मैग्मा और लावा which is a molten substance present which is a molten substance present in the mantle layer of the earth, present in the mantle layer of the earth। तो मेंटल लेयर पे जो चीज़ें हैं उससे ये बनती है। अब होता क्या है समझते हैं। अब अगर हम लोग अपने यहाँ से अर्थ के इंटीरियर्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ के इंटीरियर पे जाएं, अगर मैं अपने अर्थ के इंटीरियर पे जाऊं तो सबसे पहले दिस इज माय अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को अगर देखेंगे तो हमारा ओके। सो अगर हम लोग अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं तो अर्थ क्या है? 3 अलग अलग लेयर में उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो अर्थ क्या है? एक सिंगल मोनोलिथ ना होकर वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको अर्थ की खुदाई चालू करोगे तो आपको सबसे पहले इनिशियली यहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, टॉप में ही, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो टॉप का लेयर है टिल सर्टन हाइट, कुछ हाइट्स तक ये इस पे आप रहते हो और ये आपका ओशियन बॉटम होगा। मान लेते हैं ये ओशियन बॉटम है, तो वहाँ की गहराई ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ का अर्थ क्रस्ट छोटा है, यहाँ का क्रस्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थ का क्रस्ट। दिस इज कॉल्ड एज क्रस्टल लेयर या क्रस्ट लेयर। दिस इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप ऑफ क्रस्ट, द ओशियनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, ये लैंड जो है मेन, और दूसरा जो ओशियन के नीचे का लैंड है, ये ओशियन बॉटम में भी एक लैंड है। तो समुद्र की गहराई में जो ये समुद्र है ना, दिस इज ओशियन, यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये लैंड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर पूरा पानी भरा होगा, ओशियन बॉटम है ये। तो इस तरीके से जो ओशियन बॉटम है उसके नीचे भी लैंड है, तो ओशियन बॉटम के नीचे जो लैंड है उसको क्या बोलते हैं? ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। और जो कॉन्टिनेंट, जो हम जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर रहते हैं उसका बॉटम जो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सबसे पहले होता है ओशियनिक बॉटम और इसके नीचे क्रस्ट, ठीक है। अब इसके अगर नीचे जाओगे अर्थ में, आप इस बॉटम के नीचे और जाओगे, आप तो यहाँ रहते हो, सरफेस से खोदना चालू करोगे तो पानी वानी सब यहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसके जैसे जैसे नीचे जाओगे और डीप आप उसको डिग करते जाओगे, ठीक है। जैसे इस लेयर पे पहुंचोगे, सॉरी, जैसे आप यहाँ कहीं पहुंचोगे तो क्या दिखेगा? धीरे धीरे लावा दिखना चालू होगा आपको, मैग्मा दिखना चालू होगा, पर वो बहुत थिक रहेगा, मतलब उसको ऐसे हाथ में से उठाओगे तो उठ जाएगा, वो प्लास्टिक जैसा रहेगा, तो उठा नहीं पाओगे ना, हाथ जल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद क्या होगा? अर्थ के नीचे एक प्लास्टिक लेयर सा फॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक लेयर सा फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा? ऐसा एक पूरा सरफेस होगा इस तरीके का, जो एक प्लास्टिक लेयर के जैसे इस पे सर्कल कर रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, समझना है थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर को, बहुत डिटेल में नहीं पर बेसिक। दिस इज कॉल्ड एज एस्थनोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं?
एस्थनोस्फीयर। दिस इज कॉल्ड एज एस्थनोस्फीयर। ठीक है, एंड दिस टुगेदर द क्रस्ट एंड द एस्थनोस्फीयर, जब हम इस क्रस्ट और एस्थनोस्फीयर को एक साथ पढ़ते हैं तो इट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। इट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज नॉट जस्ट योर क्रस्ट। क्रस्ट के साथ क्या होगा, उसके नीचे एक प्लास्टिक लेयर है जिसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। अब वो प्लास्टिक लेयर जो बना है वो किससे बना है, मैग्मा से ही बना है। तो हमारा अर्थ क्या हो रहा है, इफ दिस इज द अर्थ पार्ट, तो ये क्या हो रहा है, ये सीधा पानी में नहीं डूबा हुआ है, एक प्लास्टिक है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। ठीक है, ऐसा एक प्लास्टिक इसके ऊपर टिका हुआ है और ये प्लास्टिक जिधर मूव करेगा ये उधर मूव करेगा। ठीक है, दिस इज द प्लास्टिक, नाउ दिस प्लास्टिक इफ मूव इधर आवर क्रस्ट विल मूव हियर, इफ इट मूव हियर इट विल मूव हियर, इट विल मूव हियर। तो जिस भी तरीके से वो मूव करेगा वो उधर मूव करेगा। अब ये मूव क्यों करेगा, क्योंकि इसके नीचे से उसको प्रेशर आएगा। ठीक है, तो उसके नीचे जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम क्या, मेंटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। कुछ ज़्यादा ही, इतना बड़ा एरो कौन ले लिया। ये क्या है आपका मेंटल लेयर। ठीक है, और मेंटल लेयर में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, लावा है। लावा को अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा बोला जाता है, और जब वो सरफेस में आता है तो उसको लावा बोलते हैं। जब तक वो इंटीरियर में वो क्या कहलाता है, मैग्मा। तो ये जो मेंटल, ये पूरा मैग्मा है। और मैग्मा क्या है, कंप्लीटली अगर देखेंगे तो विस्कस लिक्विड है, थिक लिक्विड है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लिक्विड नहीं है। ठीक है, पर लिक्विड है, पर वो विस्कस लिक्विड है। तो मेंटल में यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड है, ये लिक्विड लेयर कहलाते हैं। ये क्रस्ट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, सॉलिड है। तो क्रस्ट कंप्लीट सॉलिड है। एस्थनोस्फीयर क्या है, प्लास्टिक है, इट इज अ प्लास्टिक लेयर। लिक्विड तो है पर ये कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं और कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है। जेली देखियो, गुलगुला सा। ठीक है, तो जो जेली फॉर्म है वो क्या कहलाता है, वो ऐसा कुछ है एस्थनोस्फीयर। मेंटल जो है वो क्या है, कंप्लीटली लिक्विड लेयर है, दिस इज अ लिक्विड। और मोल्टन लावा, यहाँ पर मोल्टन क्या है, मैग्मा। ठीक है, तो इस जगह में पूरा क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा। यहाँ पर क्या है, मैग्मा। अब होता क्या है कि मेंटल और इसके बीच का जो डिफरेंशिएशन, हमने तो सीधा लाइन खींच लिया पर वैसा नहीं है। तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से ये जो मैग्मा है ये बाहर की ओर, जो एस्थनोस्फीयर है, ये पूरा वाला जो रीजन है एस्थनोस्फीयर के आसपास तक, यहाँ से मैग्मा निकल कर पहुँचते हैं। ऐसा स्पेस होगा, वहाँ से मैग्मा क्या करेंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे ऊपर की ओर। दिस मैग्मा विल ट्रैवल हियर। ठीक है, जहाँ से उनको स्पेस मिलेगा वो क्या करेंगे, उससे धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। क्या होगा यहाँ पर, ऊपर की ओर आएंगे, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, उस फोर्स के कारण वो ऊपर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अर्थ के इंटीरियर में जैसे कि आप सपोज करो हमने वॉल्केनो देखा होगा आपने, तो वॉल्केनो में क्या हो रहा है, ऐसा बीचों बीच से एक पाइप जैसा होता है, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक वेंट। इस पर फिर साइड में छोटे छोटे इस तरीके से इसके आर्म्स होते हैं ऐसा। तो जब मैग्मा यहाँ से ऊपर की ओर आता है तो कभी इस पाइप में चला जाएगा, कभी वो इधर चला जाएगा, कभी वो इधर चला जाएगा, कभी वो इधर चला जाएगा, कभी वो ऊपर आके पूरा फूट के बाहर आएगा। अब इधर गया और यहीं पर ठंडा हो गया तो यहाँ पर रॉक बना देगा, बाहर आके करेगा तो वो यहाँ रॉक बनेगा। तो ये जो दिख रहे हैं ये वही पाइप्स हैं जो वॉल्केनो या इसके नीचे दिखेंगे, जिसको बोलते हैं वेंट या प्ल्यूम। ठीक है, इसको प्ल्यूम भी बोलते हैं या वेंट भी बोलते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको बनाना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस तरीके से एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं हम मेंटल लेयर, और उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, अब ये मैग्मा जो है ये लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है वो इसके थ्रू ट्रेवल करते हुए ऊपर आएगा, कहाँ तक, एस्थनोस्फीयर। अब देखो एस्थनोस्फीयर मेरा एक प्लास्टिक है, ये एक प्लास्टिक लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरा एस्थनोस्फीयर यहाँ से डेवलप होगा, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं थोड़ा सा गैप बना गया है, इसके ऊपर एक क्रस्ट रखा हुआ है, दिस इज अ क्रस्ट। एक क्रस्ट यहाँ पर प्लेस्ड है और इस क्रस्ट के नीचे क्या है, एस्थनोस्फीयर। एक पोर्शन वो देख लेते हैं, मान लेते हैं एक क्रस्ट इतना लंबा से और उसके नीचे यहाँ पर ऐसा एस्थनोस्फीयर है, मतलब क्रिस्टल पार्ट तो पूरा है कंप्लीट, दोनों के ऊपर एक ही है पर दोनों के नीचे दो अलग अलग एस्थनोस्फीयर के हिस्से बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है और वो उसको जगह मिल रहा है तो वो ऊपर आकर इधर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वॉल्केनो होगा, ऊपर में यहाँ वॉल्केनो होगा और इससे वो निकलेगा और उससे फिर वो मैग्मा यहाँ पर जमेगा और यहाँ पर रॉक आएगा।
इस पे लेकिन क्या हो रहा है, इस पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इस एस्ट्रोनोस्फीयर से वो आ रहा है ऊपर, पर वो इंटीरियर्स तक नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ तक आएगा, ऊपर तक जाएगा और वो नीचे ड्राइव होकर वो इधर ड्राइव चला जाएगा और फिर से इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो ऊपर की ओर आएगा, इधर ट्रैवल करेगा, इधर से यहाँ ऊपर आएगा, इधर ट्रैवल करेगा, फिर वो एक जगह तक जाएगा, फिर उधर से दूसरा आ रहा होगा, वो उससे टकराएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर वो इधर आएगा और फिर वो इस तरह से रोटेट करेगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं मेंटल कन्वेक्शन सेल। आर्थर होम्स लिखवाया था, यही है आर्थर होम्स का मेंटल कन्वेक्शन सेल। अब जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो ये क्या करेगा, इस एस्ट्रोनोस्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा। एस्ट्रोनोस्फीयर जब ये खिंचाएगा तो इसके ऊपर ये भी है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी प्रेशर डालेगा और इसमें क्या होगा, इधर की ओर टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो ऊपर का जो क्रस्ट है वो भी धीरे धीरे खींचना चालू हो जाएगा। वो ना तो इधर मूव कर पा रहा है ना इधर मूव कर पा रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो जो क्रस्ट है वो मूव तो नहीं कर रहा है, दोनों में बैलेंस है, लेकिन हल्का हल्का उसमें टेंशन होगा। क्या होगा, धीरे धीरे टेंशन डेवलप होगा, है ना। टेंशन डेवलप होने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा और एक समय के बाद ये बीच से टूट जाएगा और ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। जब तक ये टूटना स्टार्ट होगा, इसी में क्या बनेगी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, और टूट के ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा और एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा और फिर इसके बीच में क्या होगा, वॉल्केनिक फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है। और फिर वो मैग्मा बाहर आ जाएगा। तो ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सब चीज़ एक्सप्लेन करता है, थोड़ा बहुत उसमें लेके जा रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है, मतलब वो सरफेस तक आता है और सरफेस पे आकर वो क्या होता है, ठंडा होता है। इतना क्लियर है सभी को। तो ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा कुछ इस तरीके से होता है। इसके नीचे का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं कोर, और कोर जो वो कंप्लीटली सॉलिड है। कोर कैसा है, एकदम सॉलिड है और सबसे गर्म जगह भी है। कोर का जो टेम्परेचर वो लगभग होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। मेंटल का जो टेम्परेचर वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, 3500 टू 4200 डिग्री सेल्सियस मेंटल पे टेम्परेचर है। तो वहाँ पर कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सिंपल सी मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अब फिर अगर कोर का टेम्परेचर तो मेंटल से ज़्यादा, तो फिर कोर क्यों मोल्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी उतना ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा होंगे तो चीज़ें क्या नहीं होंगी, मेल्ट नहीं होंगी। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये अलग अलग रीजन बना हुआ है। अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो क्या होता है कि अर्थ के अगर हम लोग इंटीरियर की स्टडी करें तो सबसे नीचे कोर है। कोर क्या है, एक सॉलिड लेयर है। और अगर हमारे कोर की बात करें तो कोर में मैक्सिमम, कोर में अगर हम बात करें मैक्सिमम तो क्या मिलता है, नाइफ, Na+Fe, मतलब निकल और आयरन। तो कोर बना है हमारे निकल और आयरन से। हम अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल किससे बना है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो हमारा क्रस्ट है वो लार्जली किससे बना हुआ है, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। बट प्रॉपर वो पूरा सिलिका और एल्युमिनियम नहीं है, सिलिका और एल्युमिनियम से लार्जली बना हुआ, उसके ऊपर और भी कुछ सरफेस में आ सकते हैं। तो ये जो मैग्मा है यहाँ पर मेंटल लेयर में, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे बाहर आता है और बाहर आने के बाद सरफेस में आता है। तो अगर इस मैग्मा से कोई भी रॉक का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, इग्नियस रॉक। अब होगा कैसे, तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैग्मा है, देखो प्रोसेस क्या होगा, मैग्मा है वो इरप्ट होगा, उसका क्या होगा, इरप्शन होगा। अगर वो इरप्ट होकर बाहर आ गया, इरप्शन होकर बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज लावा। इसका इरप्शन होगा, फूटेगा वॉल्केनो, और वॉल्केनो से वो बाहर निकलेगा और नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, स्प्रेड होगा और वो वहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लावा का इरप्शन होगा। इरप्शन के बाद ये चीज़ें क्या होंगी, कूल होंगी। इसके ऊपर क्या होगी, इसकी कूलिंग, वो ठंडा होगा। लावा जो आया वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो मैग्मा का इरप्शन, कूलिंग, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, उसका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो धीरे धीरे रॉक का शेप लेने लगेगा, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो क्या बन जाएगा, उससे एक रॉक बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस कॉल्ड लिथिफिकेशन। फिर से देखते हैं तो क्या होगा, मैग्मा का इरप्शन होगा, वो लावा बनेगा, उसके बाद उसकी कूलिंग होगी, उसके बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होगा, उसके बाद वो लिथिफिकेशन होगा, और वहाँ पर जो रॉक बनेगा वो क्या कहलाएगा,
इग्नियस रॉक। सेकंड प्रोसेस हो सकता है कि मैग्मा का इरप्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, इरप्शन से पहले ही कूलिंग हो रहा है, कूलिंग, ये इरप्शन के बाद कूलिंग हो रहा है, मतलब ऑन सरफेस लैंड के ऊपर हो रहा है, सरफेस में आ गया ना, अब सरफेस पे कूलिंग हो रही है। पर अगर मैग्मा सरफेस पे नहीं होकर इसकी अंडरग्राउंड कूलिंग ही हो रही है, मान लेते हैं अंडरग्राउंड या बीनीथ, अर्थ के बीनीथ में या अर्थ के अंडरग्राउंड ही अगर उसकी क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, और कूलिंग के बाद फिर वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई, उसके बाद लिटिफाइड, तो उससे भी क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। तो जो फर्स्ट प्रोसेस से बनेगा, ये प्रोसेस नंबर 2 है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस से बनेगा मतलब ऑन सरफेस जो रॉक ऑन सरफेस बनेगा दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक रॉक, टेक्टोनिक इग्नियस रॉक। जो सरफेस में बनेगा उसको बोलते हैं टेक्टोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, उसे क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक इग्नियस रॉक। और जो रॉक अर्थ के बीनीथ ठंडा हो रहा है, अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेक्टोनिक इग्नियस रॉक और एक होता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। अगर अर्थ के बीनीथ हुआ दैट इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक, और अर्थ के सरफेस में हुआ दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक। हो क्यों रहा है, उसके पास मेंटल से क्या आया है, मैग्मा, और उसी मैग्मा के बाहर निकलने के बाद क्या बनता है, वो लावा। अब लावा भी दो प्रकार के होते हैं, उतना हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। लावा भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। अगर एसिडिक लावा का इरप्शन होगा उसको बोलते हैं एंडीसाइटिक इरप्शन, बहुत तेज होता है। थिक लावा है, जब फूटता है तो ज्वालामुखी का बहुत तेज आवाज आएगा, ठीक है, और बहुत थिक लावा निकलेंगे उससे। और जो फेल्सिक लावा है, जो थोड़ा सा बेसिक है, जब वो निकलता है तो क्या नहीं होता है, इरप्शन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, बस वो धीरे से हो जाएगा, पुछ पुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल पानी जैसा है, तो वो लावा लगातार निकल रहा होगा, तो उस लावा के निकलने का आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 प्रकार से लावा क्या होते हैं, अर्थ से निकलते हैं। तो समझ लो कि अर्थ के नीचे पूरा लावा ही भरा है, कहीं भी जाते हो गड्ढा उड्ढा में घुसना नहीं है, क्या पता नीचे लावा हो, ठीक है, बच के रहा करो, नीचे कुछ भी लावा हो सकता है। आप तो यहीं तक, हम मैक्सिमम यहाँ तक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक गड्ढा खोद के पानी निकाल लेते हैं, उसके नीचे तो जा ही नहीं रहा, और नीचे गड्ढा खोदते जाओ सीधा लावा ही आ जाएगा, ठीक है, फिर आप नहीं आओगे वो बात अलग है, लेकिन लावा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से अर्थ के इंटीरियर्स डिवाइडेड है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंटीरियर के बीच के सेक्शंस, जैसे कि आपका क्रस्ट है तो क्रस्ट के 3 सेक्शन होंगे, मेंटल के 3 सेक्शन होंगे, उनके बीच में डिसकंटिन्यूटी लाइन होती है, मोहो, रेपेटी, ऐसे अलग अलग नाम से, वो सब नहीं पढ़ना है ना, हमें इतना जानना है। तो क्या है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, तो 3 चीज़ें होती हैं, तीनों में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, और इसी मेंटल में जो क्या है, लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या है, मिनरल्स है। वही मिनरल जब क्रस्ट में आती है, टेम्परेचर और प्रेशर में उस मिनरल में बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस प्रॉपर्टी के आने के बाद वो जब क्या होती है, सॉलिडिफाई होती है, तो एक रॉक बन जाती है। अब वो रॉक एक जगह में बहुत समय तक पड़ा होता है, बहुत सालों तक रहता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदलते रहती है, और उसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। जब आप रॉक को खोदते हो तो नीचे से अलग अलग मिनरल मिलते हैं, पर एसेंशियली वो किससे बने होते हैं, इसी मिनरल से बने होते हैं। तो रॉक को मिनरल कहाँ से आया, समझ आया, रॉक बन कहाँ से रहा, ये क्लियर हुआ। और ये जो रॉक बनेगा, इस रॉक को क्या बोलेंगे हम, इग्नियस रॉक, ठीक है ना। लिखोगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इसको लिख लो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। क्या हो गया, चल तो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, हेलो, आ तो रहा है यार। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। मैं बोला है तो यूज कर लेते हैं, चिल्ला क्यों पढ़ा है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, तो उसमें देखो द इग्नियस रॉक is of 2 types. The igneous rock is of 2 types. Number 1, tectonic rock, bracket लोगो, formed on the surface of crust, और number 2,
plutonic rock forms in the interiors of earth या अंडरग्राउंड, फॉर्म्स अंडरग्राउंड या फॉर्म्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये दो प्रकार के होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर, बोथ आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये बना लो, मैग्मा इरप्शन दो अलग अलग बनाना, 1 and 2 ऐसा बनना वही है दोनों में, बस प्रोसेस को अलग अलग कर लो। एक की कूलिंग, बस जो कूलिंग है उसको बस चेंज कर लोगे, यही होगा। मैग्मा यहाँ पर इरप्शन हुआ, यहाँ पर इरप्शन नहीं हुआ, सीधा यहाँ पर मैग्मा की ही कूलिंग हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला होगा, फर्स्ट में ये पूरा पॉइंट लिखो यहाँ तक, और जो सेकंड होगा उसमें सेकंड से ऐसा पॉइंट लिखो, है ना। सेकंड के लिए पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जो ब्लू है वो सेकंड के लिए प्रोसेस है, और जो व्हाइट है वो फर्स्ट का प्रोसेस है। छोटे बच्चों को साइकिल का पहिया होता है वैसे दिख रहा है, लाइट लगा हुआ है नियॉन का, जगमग जगमग वाला। बनाओ जल्दी। हो गया। सो दिस इज द हाउ अवर इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। ठीक है, इग्नियस रॉक बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो दिख नहीं रहा है क्या, मैग्मा फिर इरप्शन, तो दोनों में सेकंड वाले में इरप्शन नहीं होगा ना, फर्स्ट वाले में मैग्मा के बाद इरप्शन फिर कूलिंग, तो कूलिंग सरफेस में हो रहा है। इसमें क्या होगा, मैग्मा अंडरग्राउंड कूलिंग, सेकंड स्टेज क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड कूलिंग, फिर सॉलिडिफिकेशन एंड लिथिफिकेशन। बी क्विक। इनको तो आधा घंटा लगेगा लग रहा है बनाने में, थोड़ा फास्ट बनाओ। पेंसिल पेन रबर कटर सब लेके बैठे हो, मैं भी हटा दूंगा तुरंत। हाँ हो गया। हाँ, तो इग्नियस रॉक कुछ इस तरीके से होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सरफेस में टेक्टोनिक और दूसरा क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक, और वो इस तरीके से फॉर्म होता है। नो, इग्नियस रॉक जो हमको इंडिया में मिलते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में लिखो, एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंडिया में। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है आर्कियन। ठीक है, कौन सा रॉक है, तो इग्नियस का एग्जाम्पल है आर्कियन रॉक। आर्कियन ये कंप्लीट इग्नियस है, ठीक है ना, ARCHEAN, आर्कियन रॉक। वैसे कंप्लीट इग्नियस रॉक एक और है डेकन ट्रैप, DECCANTRAP। तो दो इग्नियस रॉक, पहला आर्कियन ARCHEAN आर्कियन, और दूसरा क्या है, डेकन ट्रैप। ये दोनों कंप्लीटली इग्नियस है। धारवाड़ इग्नियस तो है पर इग्नियस सेडिमेंट्री है वो, तो जो कॉम्बिनेशन में उसको अलग से देखेंगे, जो एग्जैक्टली वही है, मतलब डेकन ट्रैप है वो लावा से ही बना है, और आर्कियन भी जो है वो क्या है, लावा से ही बना है। अब लावा के अलग अलग तरीके से। इग्नियस रॉक हैज द फॉलोइंग मिनरल्स। तो इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, जब ये लिथिफिकेशन के बाद जो ये रॉक बनता है, इसमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं स्पेसिफिकली, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें जो मिनरल्स मिलता है वो पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। इसके बाद इसमें मिनरल मिलता है सिस्ट। सिस्ट सिस्ट के बाद मिलते हैं इसमें नीस। ठीक है, इसमें मिनरल मिलता है बसाल्ट। एक मेजर मिनरल मिलता है गैब्रो। इन मिनरल्स के नाम याद रखो, ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस, बसाल्ट, गैब्रो। So these are the various minerals which are associated with the igneous rock. और igneous के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, फर्स्ट इज मैग्मा, इरप्शन, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड लिथिफिकेशन। दीज आर द 5 प्रोसेस। ठीक है, अगर वो इंटीरियर्स पे हो रहा है तो इरप्शन नहीं होगा, अगर वो इंटीरियर पे नहीं हो रहा है तो वो क्या लाएगा, प्लूटोनिक। सॉरी, इंटीरियर पे हो रहा है तो प्लूटोनिक, और सरफेस पे हो रहा है तो टेक्टोनिक। उसमें ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, और वो जो मिनरल वो आता कहाँ से है, मेंटल से आता है, और मेंटल से वो बाहर की ओर आता है। ठीक है ना, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फीयर मिलकर क्या बनते हैं, लिथोस्फीयर। उसके नीचे होता है मेंटल लेयर, और उसके नीचे क्या होता है, कोर। क्लियर है सभी को। तो कुछ इस तरीके से क्या हमारा जो अर्थ है उसका
इंटीरियर है और उससे ये रॉक का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला रॉक कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। नाउ द सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दूसरा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। और इंडिया में एग्जांपल कौन कौन से हैं इग्नियस के? धारवाड़ और सॉरी डेक्कन ट्रैप एंड आर्कियन, वो प्योर इग्नियस है। बाकी जो धारवाड़ बाकी जो बनेंगे वो उससे बने हुए रॉक्स हैं, तो उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, इग्नियस के हिस्से जो हैं उसको अलग से देखेंगे। ओके, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, दूसरा कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट मतलब होता है बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या किसी भी चीज़ का रेमिनेंट। सपोज करते हैं कि हमारे पास पहले से एक रॉक था, लेट इट बी अ रॉक। ठीक है, रॉक, बोल्डर, स्टोन, पेबल। ठीक है, ये सब में डिफरेंस बाद में देखेंगे, जब मिट्टी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि सिल्ट, क्ले, सैंड, रॉक, पेबल और बोल्डर में क्या डिफरेंस होता है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। ठीक है, तो उसके पहले ये जानते हैं। तो ये क्या है? मान लेते हैं दिस इज वन रॉक, ये एक रॉक है जो पहले से था। अब ये रॉक क्या हुआ? ये रॉक टूटा, लेट इट बी। ये रॉक टूटेगा और टूटने के बाद इसके क्या होंगे? अलग अलग पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे, और जब ये पार्टिकल्स जो है ये दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंट या रेमिनेंट होंगे, रिमेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक। होगा कि नहीं? इसको बनाना ही नहीं, इसको समझना है। अब यही जब सेडिमेंट, ये जो रिमेन्स हैं, ये वापस आपस में लिथिफाइड होकर अगर नया रॉक बना दें तो दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। तो ऐसा रॉक जो किसी सेडिमेंट से बनता है दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। पर ये होता कैसे है? उसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो सेडिमेंट्री रॉक को बनने का प्रोसेस क्या है? वो किसी और रॉक से बनता है। तो इस रॉक को हम लोग एक सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में डेवलप करते हैं। ये पर्टिकुलर जो रॉक, इसको मैं एक सेडिमेंट्री रॉक बनाता हूँ। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक, ये रॉक जो होगा कैसे बनेगा देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रोसेस होगा इसमें वेदरिंग। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? वेदरिंग। ठीक है, पहले प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस वुड बी वेदरिंग। ये रॉक जो होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगा? बाय द सर्टेन प्रोसेस। द फर्स्ट प्रोसेस वुड बी वेदरिंग। जब इसका वेदरिंग होगा तो उसके बाद इसमें सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। क्या होगा? इरोजन। जब ये इरोड हो जाएगा तो इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो इसके बाद इसमें क्या होगा? डिपोजिशन। और इसके बाद ये एक शेप लेगा लिथिफिकेशन। So these are the 5 process through which our sedimentary rock is formed. अब इसमें चाहे हम कडप्पा की बात करें, धारवाड़ की बात करें, विंध्यन की बात करें, ये फॉर्मेशन होगा, उनके तरीके यही होंगे। ठीक है ना? जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे। यहाँ पर क्या है? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस से हमारा एक रॉक बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। नाउ वेदरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। सी, दिस इज अ रॉक। अब रॉक अपने ही प्लेस में, जिस जगह में वहीं रहते हुए, उसी में जब छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, लेट इट बी अ रॉक। ये एक रॉक है, मैंने इसको रॉक बना दिया। ठीक है, जब देख रहे हो तो दिस इज अ रॉक। नाउ इसमें क्या हो रहा है? समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। क्या डेवलप हुआ? क्रैक्स। क्यों डेवलप हुए? क्योंकि पहले तो रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड था, अब वो लूजन अप हुआ तो क्रैक डेवलप हुए। फिर पानी हुई, फिर वो हार्ड हो गया। फिर गर्मी आया, ये क्यों हार्ड हुआ? हार्ड क्यों हुआ? तभी बारिश के कारण। लूज क्यों हुआ? तो टेम्परेचर के चेंजेस होने से या वेदर के चेंज होने से रॉक की फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जिससे रॉक धीरे धीरे क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, फिर और फैल गया। अब अगले बार इतना में इतना ही हार्ड हो पा रहा है, फिर इसके बाद एक पीरियड आया, फिर और फैल गया, फिर हार्ड हो रहा है तो इतना ही हो पाया, फिर क्या हुआ? फिर फैला तो ये गिर गया, ये खुल गया, इधर के रॉक गिर गए हैं नीचे। ठीक है, ये थोड़े से हार्ड हुए। अगले में क्या हुआ? ये भी खुल गया, थोड़े से रॉक यहाँ भी गिर गए, ये छोटा रॉक बन गया। बगल में क्या है? ये देखो, ये छोटा रॉक बन गया और बगल में यहाँ जो बचे हुए रॉक गिरे हुए हैं।
ये क्या कहलाता है? वेदरिंग। वो क्या है? अब जो वेदरिंग है वो कई तरीके से हो सकता है। एक टेम्परेचर और प्रेशर से हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन से, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा ये वेदरिंग किस चक्कर में हो सकता है? बायोलॉजिकल। वेदरिंग जो होते हैं तीन तरीके से होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर के चेंजेस से जो होता है वेदरिंग, उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। जो मैकेनिकल आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की वजह से होता है। मतलब सपोज करो कि कुछ इंसेक्ट्स हैं या चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे रॉक को होल करते 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 उसमें अपना घर बना लेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, तो धीरे धीरे वो क्रैक्स डेवलप होगा। एक दिन में नहीं बनता रॉक, बहुत सारे समय लगते हैं। तो यह हो सकता है उसमें एक प्लांट, एक बेयर नेकेड रॉक था, धीरे धीरे उसके ऊपर जब वो वेदरिंग होने लगा तो ऊपर क्या हुआ, हल्का हल्का उसका सरफेस लूज होने लगा। लूज हुआ तो उसमें क्या हुआ, कुछ छोटे इनिशियल प्लांट्स आ गए, मॉसेस, लाइकन वगैरह आ गए, या छोटे प्लांट डेवलप हो गए। अब उस प्लांट्स यहाँ पर ले बनाते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ प्लांट्स डेवलप हो गए। अब वो प्लांट्स धीरे धीरे उसका रूट्स डेवलप होगा, और वो रूट डेवलप होगा तो इस रॉक को तोड़ के अलग कर देगा, इतने से करेगा कि नहीं। तो क्या हो सकता है? मैकेनिकल, सॉरी अब क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। और तीसरा होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। सपोज करो एक रिवर है, रिवर आकर बार बार उस रॉक से टकरा रही है, तो उसके कारण क्या होगा, पानी जब रॉक से टकराएगा तो उसके कारण उसमें हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होगा तो वो धीरे धीरे वो हाइड्रेशन से पानी के कारण वो रॉक जो होगा वो लूजन अप होना स्टार्ट हो जाएगा, केव्स बन जाएंगे। प्रॉपर एक रॉक होगा, इतना बड़ा ऐसा पूरा रॉक था, ठीक है, नदियों के किनारे गुफे मिलते हैं, पूरा एक रॉक था। अब क्या हो रहा है, नदी इसमें टकरा रही थी बार बार, तो नदी यहाँ से करके इधर बह गई, तो इस जगह से उसने होल बनाया, और होल बनाते बनाते रिवर्स यहाँ से निकल गई। तो जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पर पूरा एक गुफा होगा, उसी को तो गुफा बोलते हैं ना, केव्स। तो केव्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या होगा? वेदरिंग। तो वेदरिंग कितने तरीके से हो सकता है? केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। और वेदरिंग मतलब कि रॉक अपने ही जगह पे है, इट इज़ नॉट मूविंग एवरीवेयर एल्स, उसी जगह में रहते हुए वो क्रैक डेवलप होना और उसका टूटकर वहीं पर गिर जाना, दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। के बाद सेकंड क्या आता है? इरोजन। वेदरिंग हुआ वो रॉक वैसा ही है, टूट के भी नहीं गिरा होगा। सपोज करते हैं कि एक रॉक, ये जो रॉक था मेरा, ये यहाँ से क्रैक डेवलप हो गया इसमें, लेट माई रॉक विल हैव क्रैक ओवर हियर, इस जगह पे उस पर क्रैक डेवलप होगा, ये जगह में क्रैक डेवलप हुआ था, ठीक है, इस रॉक पे। अब क्या हो रहा है, इसी रीजन से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो इरोजन होता है ये होता है बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन। इरोजन कौन करते हैं? एजेंट्स ऑफ इरोजन। वेदरिंग कुड बी फिजिकल, केमिकल और, ठीक है, एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब एजेंट्स ऑफ इरोजन कई हो सकते हैं, इट कुड बी अ रिवर, इट कुड बी अ विंड, ठीक है। मैंने ये दोनों को ही देखेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा डीप ज्योग्राफी मेरे को नहीं लेके जाना है आपके साथ, नहीं तो आपको बहुत सारे टोपोग्राफी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी हमको इतना देखना है। रिवर करती है तो उसको बोलते हैं ना रिवर है, या तो आपका विंड। अब क्या हो रहा है, लगातार रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, अब रिवर का जो वेव है, बगल में रॉक है, नदी बह रही है, नदी क्या कर रही है, रॉक को जानबूझ के टकरा रही है, चल साइड हट, बहने दे, पानी बढ़ गया तो क्या करेगी, ठीक है। तो नदी क्या कर रही है, बार बार यहाँ से आ रही है और उस पर इट हिट्स दिस रॉक, और ये रॉक को हिट करने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रॉक जो था वो नदी के साथ टूटकर वहाँ पर अंदर उसमें गिरता जा रहा है। तो इरोजन क्या करेगी, इस इरोजन के कारण रॉक विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में रिवर के बॉटम पे वो आ जाएंगी, तो ये पूरा नदी के नीचे आ गई। अब नदी उसको इतने बार रोटेट कर रही, इतने बार रोटेट कर रही वहाँ से कि वो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, सैंड पार्टिकल्स तक बन जाते हैं। वो जो सैंड है वो कभी एक रॉक था, ठीक है ना। अब विथ टाइम इसको रिवर अपने साथ क्या करेगी, बहाकर आगे ले जाएगी। अब रिवर में जब फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है रिवर, तब तो सेडिमेंट्स को आराम से फ्लो करके लेके जा रही है, पर एक जगह तक लेकर जाएगी तो रिवर विल ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट टिल द टाइम इट हैज़ फ्लो। बहुत अच्छी फ्लो है नदी पे, पर जब नदी की फ्लो कम होगी, मतलब उसके अंदर सेडिमेंट खूब सारे आ गए, नदी बहुत सारी काटी, खूब सारे सेडिमेंट को इकट्ठा कर ली और सबको अपने साथ बहा के ले जा रही है। पर जब रिवर का फ्लो कम हो जाएगा, सेडिमेंट लोड बढ़ गया, स्पीड कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगी, रिवर की स्पीड कम हो जाएगी और रिवर अब उस सेडिमेंट को पूरा लेके नहीं जा पाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो रिवर सेडिमेंट को डिपॉजिट कर लेगी। अब उसी सेडिमेंट में से पिछला जो पानी है वो कुछ कुछ रास्ते बनाकर निकल जाएंगे, रिवर के कुछ वाटर्स इससे छोटे छोटे, तो इससे रिवर डिवाइड हो जाएगी किसमें, डिस्ट्रीब्यूटरीज में। और यही जो रीजन होगा ट्रायंगुलर शेप का, ये बन जाएगा डेल्टा।
ठीक है ना, ये सब फॉर्मेशन एक साथ है। इसी तरीके से क्या होगा, वो लाकर उसको यहाँ पर, तो पहले क्या हो रहा है, वेदरिंग हुई, रिवर ने उसको इरोड किया, इरोड करने के बाद सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके एक जगह पे लाकर डिपॉजिट कर दिया है। अब वो डिपॉजिट होकर वहीं पर पड़े हुए हैं, बहुत समय तक पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपस में फिर जुड़ने लगेंगे, उनमें एडहेसिव फोर्स डेवलप होगा और वो आपस में फिर जुड़ेंगे, और ठीक है, तो दे विल गेट एडहेशन, और एडहेशन के कारण वो उसी डिपोजिशन के बाद क्या होने लगेगा उनमें, लिथिफिकेशन, और लिथिफिकेशन के बाद वो क्या बन जाएंगे, एक रॉक बन जाएंगे। तो जब इस तरीके से किसी रॉक का फॉर्मेशन होता है, दैट रॉक इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। इट स्टार्ट फ्रॉम द वेदरिंग, देन मूव टुवर्ड्स द इरोजन, देन टुवर्ड्स द transportation, then deposition, and finally it get lithified and our rock called as sedimentary rock is formed. Is it clear to everyone? A pinch of doubt है किसी को, छोटा सा भी डाउट नहीं है? वेरी गुड, जस्ट लिखो, sedimentary rock is formed by the following process. नंबर 1 वेदरिंग, डैश करके लिखो, नंबर 1 वेदरिंग, इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन, फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल एक्शन, ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन। प्लीज बी क्विक वाइल राइटिंग, मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ अपनी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्शन। नाउ सेकंड वन इज इरोजन, it is done by the agents of erosion like wind, done by the agents of erosion like wind, rivers, wave कहाँ से आते हैं, ओशन से आते हैं वेव, एक्सेट्रा। it completely disintegrate and separates the sediments of rock, it completely disintegrate and separate the sediment of rock and broke down the particles into a smaller size, broke down the particles into smaller size, जो भी particles होगा उसको छोटे छोटे साइज में तोड़ दिया जाएगा। नाउ द थर्ड वन, ट्रांसपोर्टेशन, the broken sediments are transported by the rivers, by the agent of erosion, ऐसे लिखो, रिवर्स में लिखो, transported by the agent of erosion from the source region to some other region, फिर नेक्स्ट क्या होगा, डिपोजिशन। After transportation, the particles are deposited by the agent of erosion when they lack the forces to carry it forward, उसको और आगे ले जाने के लिए उनके पास फोर्स नहीं होगा। व्हेन दे लैक, LACK, लैक द फोर्सेस टू कैरी इट फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। एंड द लास्ट वन इज लिथिफिकेशन। द डिपॉजिटेड सेडिमेंट with the adhesive force,
the deposited sediment with the adhesive force join together and get lithified, join together and gets lithified, which lead to the formation of sedimentary rock, which leads to the formation of sedimentary rock. Which leads to the formation of sedimentary rocks. ठीक है, सो सेकंड इज योर सेडिमेंट्री रॉक. इसके कुछ एग्जाम इसमें देखो, नो मिनरल एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री रॉक में भी कुछ मिनरल्स मिलते हैं. तो कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? बहुत छोटे छोटे लिखा होगा ना, बाकी रॉक के अंदर पढ़ेंगे. तो उसमें डैश करके लिखो सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल्स में. पहला लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, कोल, COL, कोल एक्सेट्रा. सेडिमेंट्री रॉक में वो भी मिलेगा पेट्रोलियम, ऑयल्स जो है, ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलेगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में. ओके, इंडिया में इसका एग्जाम्पल क्या क्या सेडिमेंट्री रॉक का? नाम लिखो. कडप्पा, कडप्पा कंप्लीटली सेडिमेंट्री है. धारवाड़ मिक्सचर है कडप्पा, CUDDAPAH. कडप्पा के बाद दूसरा को विंध्यन रॉक, VINDHYAN, विंध्यन. गोंडवाना, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, GONDWANA. कडप्पा रॉक, विंध्यन रॉक, गोंडवाना रॉक एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक है जो इंडिया में मिलते हैं. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक को बनने का कोई प्रोसेस नहीं है. मेटामॉर्फिक क्या होता है? जब कोई भी रॉक एक किसी भी एक जगह पे, पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो, सब लिख ही रहे हो तो इधर इधर सुनो पहले. जब कोई भी एक रॉक जो होता है वो किसी एक जगह में है बहुत समय तक, और उस जगह में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजेस हो रहा है. व्हेन अ रॉक इज सब्जेक्टेड टू द इंटेंस चेंजिंग ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, द रॉक चेंज इट्स फॉर्म. रॉक का क्या होता है? फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है. मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और उसी रॉक को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक. तो मेटामॉर्फिक के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, बस ये होगा कि रॉक इज सब्जेक्टेड टू द इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर. इससे क्या बोलते हैं? द रॉक विच चेंजेस इट्स फॉर्म, उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक. लिखोगे, मेटामॉर्फिक रॉक आर दोज रॉक which changes its form when it is subjected to the extremes of temperature and pressure. Subjected to the extremes of temperature and pressure. Subjected to the extremes of temperature and pressure. इसका एग्जाम्पल जो है वो है विंध्यन रॉक. विंध्यन दोनों है, सेडिमेंट्री भी है और मेटामॉर्फिक. विंध्यन. ठीक है, तो ये तीनों क्या होता है? तीन तरह के रॉक है. नो, एक छोटा सा हेडिंग लिखिए, रॉक साइकिल. रॉक साइकिल. The rock cycle suggests that any kind of rock, leads to the formation of other rock because all the rocks are interrelated. तो किसी भी रॉक से कोई भी रॉक बन सकता है. क्यों? वो सभी आपस में इंटररिलेटेड है. एज ऑल द रॉक्स आर इंटररिलेटेड. ठीक है, सो व्हाट इज दिस रॉक साइकिल, व्हाट आर सेडिमेंट्री एंड व्हाट आर मेटामॉर्फिक. ठीक है, सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, और इस तरीके से पूरे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो यू आर डन विद द रॉक एंड रॉक टाइप्स. नाउ अब इंडिया की स्पेसिफिक हेडिंग लिखो, इंडियन रॉक्स, और द जियोलॉजी ऑफ इंडिया. The geology of India. The geology of India.
ठीक है, तो इंडिया की जियोलॉजी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे मेनली। फर्स्ट इज वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स, और सेकेंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वी नीड टू स्टडी टू थिंग्स अंडर दिस टॉपिक। फर्स्ट इज जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हम लोग रॉक से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की ओर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो वंस विल टॉक अबाउट द रॉक्स। ठीक है, जब हम लोग रॉक के बारे में बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो इंडिया में रॉक की स्टडी स्टार्ट हुई, बहुत पहले से रॉक के बारे में स्टडी की जा रही थी, बट देयर इज अ साइंटिस्ट विद द नेम टी हॉलैंड। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टी हॉलैंड। दिस मैन हॉलैंड, व्हाट ही डिड, ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द इंडिया। इंडिया के उसने हर एक जगह पे वो गया। ही वॉज एन जियोफिजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, ये दोनों ही था। ही वॉज जियोफिजिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो अ जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये व्यक्ति ने क्या किया, इंडिया के हर एक कॉर्नर पे गया और विजिट किया, और विजिट करने के बाद इसने रॉक्स के सैंपल कलेक्ट किए। ही कलेक्टेड द रॉक सैंपल, और सैंपल की स्टडी करने के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद, व्हाट ही डिड, ही गेव अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के सारे रॉक्स को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके बारे में उसका क्लासिफिकेशन दिया। एंड ही सेड दैट इन इंडिया वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो इंडिया के रॉक का इन्होंने क्या किया, टी हॉलैंड गिव द क्लासिफिकेशन। टी हॉलैंड, दिस पर्सन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स, और इन्होंने इंडिया के रॉक को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड आर्कियन। सबसे पुराने रॉक क्या है, आर्कियन रॉक है। आर्कियन रॉक के बाद जो सेकेंड पीरियड पे रॉक बने, दोज रॉक आर कॉल्ड एज धारवाड़, धारवाड़ रॉक। एंड दिस टू रॉक टुगेदर, इस रॉक को उन्होंने एक नया नाम दिया। दिस रॉक ग्रुप को बोला गया पुरातन रॉक। दिस आर कॉल्ड एज पुरातन रॉक ग्रुप, पुरातन रॉक ग्रुप। मैं जीआरपी लिखा हूं, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में कुछ कुछ एब्रिविएशन यूज करूंगा, आप लेकिन पूरा लिखना, पुरातन रॉक ग्रुप। इसके बाद उन्होंने रॉक का इसके ऊपर के ग्रुप्स बनाए। ही देन क्लासिफाई इंडियन रॉक्स इनटू द फर्दर टू ग्रुप। The lower one is called as Kadapa, and the above one is called as Vindhyan. And he called this two as Purana rock. क्या बोला उन्होंने, पुराना रॉक। He further categorized the Indian rocks into one smaller group, एक छोटा सा ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का ही नाम है द्रविडियन रॉक, द्रविडियन रॉक। और इसके बाद इंडिया में जो ह्यूमंस का इनिशिएशन हुआ, और फर्स्ट ह्यूमंस के रूप में जब हम लोगों ने आर्यंस को माना, तो इसके ऊपर जितने भी रॉक्स मिले उसको उन्होंने एक सिंगुलर ग्रुप में डाला है, दैट इज कॉल्ड एज आर्यन रॉक, आर्यन रॉक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, पुरातन, पुराना, द्रविडियन, और उसके बाद आर्कियन रॉक ग्रुप। तो अगर हम लोग आर्कियन रॉक ग्रुप की बात करें, तो आर्कियन रॉक ग्रुप में ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे जो रॉक मिलेगा वो है गोंडवाना, गोंडवाना रॉक। ठीक है, गोंडवाना के ऊपर क्या है, डेक्कन ट्रैप। गोंडवाना के ऊपर डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के ऊपर यहां पर रॉक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी रॉक, टर्शरी रॉक। और टर्शरी के ऊपर मिलेगा प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन। सो इस तरीके से इंडिया के रॉक को उन्होंने क्लासिफाई किया गया फॉलोइंग ग्रुप से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो उन्होंने एक्चुअली में उसको बोला था 8 ग्रुप क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लेस्टोसिन प्रॉपर एक रॉक के रूप में नहीं माना जाता, बट स्टिल ही क्लासिफाइड इंडियन रॉक्स इनटू द फॉलोइंग 9 ग्रुप्स विच आर आर्कियन। तो सबसे पुराना रॉक कौन सा है, तो एज वाइज देखोगे तो यहां से यहां तक है ओल्डेस्ट रॉक, दिस इज न्यूएस्ट रॉक। नाउ we'll look into all the rocks in sequence. So the oldest one is after Archean we have after Dharwad Kadappa, Kadappa के बाद आफ्टर विंध्यन द्रविड़ के ऊपर, उसके बाद डेक्कन रॉक्स के ऊपर और टर्शरी के ऊपर प्लेस्टोसिन। सो दिस इज द रॉक ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो इस सीक्वेंस पे हुआ है। क्लियर है? सो इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, टी हॉलैंड। नो एसेंशियली हमें क्या पढ़ना होगा, इन सभी रॉक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, अब किसी एक रॉक के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है उसको देखेंगे उसके बाद। तो राइट इट डाउन। The Indian rocks are studied and classified by the geologist T. Holland. Studied and classified by the geologist T. Holland, and on basis of their property and on basis of their properties, he classified the Indian rocks into following groups. He classified the Indian rocks into following groups, and on basis of their properties, he classified the Indian rocks into following groups, as shown in figure number 1. As shown in figure number 1. अपना उस फिगर को ड्रॉ करो जो बनाया है। आर्कियन धारवाड़, कडप्पा विंध्यन, द्रविड़ गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप टर्शरी एंड आपका द्रविडियन कहाँ गया, 3 एरो बना के खत्म कर दिए। द्रविडियन रॉक कहाँ है, ओ चलो, the first 2 are called as पुरातन, above to पुराना, द्रविडियन, एंड देन फाइनल 4 आर आर्कियन रॉक। जो टॉप के हैं वो चारों आर्कियन, सॉरी आर्यन। आर्यन, द्रविड़, पुराना एंड पुरातन। वो द्रविड़ नहीं आएगा उसके अंदर, द्रविड़ को अलग कर। द्रविडियन रॉक अलग ग्रुप है वो अपने आप में। द्रविड़ इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक ग्रुप है। वो ऊपर के टॉप जो है वो आर्यन ग्रुप में है। हो गया। नाउ डिटेलिंग्स ऑफ द रॉक्स ऑफ इंडिया, एडिंग डिटेलिंग्स ऑफ द रॉक्स ऑफ इंडिया या डिटेल्स ऑफ द रॉक्स ऑफ इंडिया। इंडियन रॉक्स का डिटेल 1 बाय 1 करेंगे कल। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रॉक्स ऑफ इंडिया जो होगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक? Explain its type. Explain its type. What do you mean by rock? Explain its type. Next question.
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक and write down the name of any two sedimentary rock found in India. Explain the process of formation of sedimentary rock and write down the name of any two sedimentary rock which are found in India. ठीक है, so write आप इतने आंसर्स को लिखेंगे. Now today we will have 5 questions. 5 क्वेश्चन तो मैंने ही दे दिया है, मैडम ने भी दिया होगा 1-2. कितना दिया है? 2. तो 7 आंसर. अब 7 आंसर लिखने के लिए 1.5 घंटे लगेंगे. अभी बढ़ेगा, 15 आंसर मिलेंगे. ठीक है, सो राइट दिस आंसर्स. कल की क्लास में शशांक को मैं भेजूंगा. पहले वो आप सबका एक बार फिर से नाम वो बताएगा कि सीक्वेंस में, और सभी बता देना जिसका एडमिशन हो गया है. सो विल असाइन द रोल नंबर, और अगले वीक से आपको डेट्स दिया जाएगा तो कॉपी सबमिट करेंगे. तो जब चालू हो गया ना इस वीक से आंसर राइटिंग, तो नेक्स्ट वीक से मतलब आपको बाय थर्सडे या फ्राइडे आपके डेट्स दे दूंगा, उस दिन आप लोग कॉपी सबमिट करेंगे. ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.